कुछ भी पूछ लेते साहब। और बच्चा पत्थर किसको मारता है? मास्टर को। कहता है ये पढ़ा ही नहीं। तो बेटा ढंग से सुन लो, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन नहीं होता। सर्कुलर मोशन आप एक साथ पढ़ भी नहीं सकते हैं। सर्कुलर मोशन आप आगे आने वाले 7-8 चैप्टर तक सर्कुलर मोशन ही पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाओगे। हाँ सर सारा पढ़ा दो ना, मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है, नहीं पढ़ा सकता। और समझाता हूँ क्यों। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, वो सेक्शन ही है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स इज अ नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the cause of motion, without knowing the cause of motion। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। हमें यह नहीं पढ़ना कि ऑब्जेक्ट मोशन में आया क्यों, रीजन क्या है मोशन का। उसी तरीके से हमें सर्कुलर मोशन में सिर्फ सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिकल पैरामीटर पढ़ने हैं। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कितने तरह के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे नहीं। लेकिन सर सवाल तो पूछा जाएगा। तो डायनेमिक्स पढ़ने के लिए, रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। और फोर्स हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद लास्ट में आएगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड रोड, डेथ वेल प्रॉब्लम, कोनिकल पेंडुलम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लास्ट में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो पढ़ क्या रहा है। वो कहता है सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। भाई आप सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। आप डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद भी कुछ होता है कि हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये एक अलग ही चीज होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें हम सर्कुलर मोशन में एनर्जी के एप्लीकेशन से देखते हैं। यहां पे हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे लेकिन एनर्जी कहीं नहीं आएगा। यहां पे हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, एनर्जी कहीं नहीं आएगा, इसमें फोर्स आएगा। तो इसमें हम काइनेमेटिकल पैरामीटर पढ़ेंगे, इसमें हम रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉज, सर्कुलर मोशन कराया किसने, कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी का एप्लीकेशन। ये आएगा वर्क एनर्जी पावर में। सबसे पहले आप जनरल एनर्जी पढ़ लोगे, तभी तो पढ़ोगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी का एप्लीकेशन कैसे होता है। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जाके रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी का सर्कुलर मोशन होता है। या मैं यूं कहूं कि इसमें स्पेशल ये होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर मोशन में जब चलता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम जैसी चीजों को मैं सभी बच्चों से शेयर नहीं कर सकता, 11th वाले बच्चों से, लेकिन आपसे तो कह सकता हूं ना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का पैरामीटर ना तो इसमें पढ़ते हैं, ना इसमें पढ़ते हैं, ना इसमें पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो सर ये तो 4 ही चैप्टर हुआ। अच्छा, और सर्कुलर मोशन थोड़ा सा डेविएट होकर इलिप्टिकल मोशन होता है, या सैटेलाइट का जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी तो एक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन हुआ। और सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसमें भी तो हम सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सर ठीक है। तो बताइए सर्कुलर मोशन होता क्या है? जैसे स्कूल का ग्राउंड है, या अभी ओलंपिक चल रहा है, एथलीट्स को देखते होगे रनिंग करता है, तो उसके लिए सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल देन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे भागता है तो उसको हम कहते हैं उसका सर्कुलर मोशन। देखो ये रहा, ये बैटरी ले लिया मैंने एक, और इसको रस्सी से बांध दिया। अब जहां पे मैंने हिंज किया है वो तो हो गया फिक्स पॉइंट। ये जो लेंथ होता है इसको हम कह लेंगे सर्कुलर पाथ का रेडियस, क्योंकि वो हमेशा फिक्स होगा, ये ऑब्जेक्ट, और इसका ये सर्कुलर पाथ है। कितना आसान है सर इसमें एक चीज तो फिक्स है कि सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिक्स रहेगा और आर के बराबर रहेगा। हाँ बिल्कुल फिक्स है। ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में भाग रहा होगा लगातार, ऐसे ऐसे भाग रहा होगा, ऐसे ऐसे भाग रहा होगा, ऐसे ऐसे भाग रहा होगा। तो भागने से पहले तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट इनिशियली होगा। हाँ यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली है, ये हो गया ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन। जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसी की इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन। तो सर इनिशियल पोजीशन तो हम कहीं ना कहीं से मेजर करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। इसका रेफरेंस पॉइंट कहां लेंगे तो आज तक किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है, टीचर पढ़ाते समय भी मेंशन नहीं करता। मैं तुम्हें बता दूं, और यूज कर लेता है, मेंशन नहीं करता और यूज कर लेता, किसी किताब में नहीं लिखा है क्लियरली।
कि जब भी आप सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो रेफरेंस पॉइंट आप सर्कुलर पाथ के सेंटर पे मानते हो। वो इज नथिंग बट आपका रेफरेंस पॉइंट है। आप सभी चीजों को सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बैठ के देखेंगे। सेंटर इज अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। और इनिशियली ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, जिसको हम आर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। सर इस इनिशियल पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो आर के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। इस रेडियस के बराबर होगा। ये सेंटर, ये आर रेडियस। बढ़िया सर। अच्छा, अब यही पार्टिकल इसके सरकमफ्रेंस के लॉन्ग भागते भागते, मान लो सरकमफ्रेंस के लॉन्ग भागते 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 कहीं यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, है ना, यहां पे, चलो यहां पे पहुंच गया। तो ये इसकी कोई किसी भी इंस्टेंट पे टी टाइम पे जब यहां पे होगा तो इसकी फाइनल पोजीशन होगी। ये इसको ऐसे मिला देंगे, ये फाइनल पोजीशन हो गया। अच्छा, तो सर इसको आप आर एफ से लिखोगे। हाँ, फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे हम आर से। अच्छा सर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? तो मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय भी सर्कुलर पाथ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, और वहां पे मैंने डिराइव करके दिया था कि सर्कुलर पाथ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये ड्राइव करके निकाला था। वो पूरी मजदूरी थी। क्या बात करो सर, मजदूरी थी? वो तो हमें समझ आया था कैसे ड्राइव किया था। अगर नहीं याद है तो जाके देख, बहुत बढ़िया से ऐसे समझाया था। देख, ये सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मान लो पहुँच गया, इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आर और ये फाइनल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आर है, ये आर है, ये एंगल थीटा है। तो मैंने क्या किया था, देख लेना बेटा, अच्छे से जाके देख लेना। यहाँ से आधा एंगल ले लिया था थीटा बाई 2, ये 90 बन गया था फिर, ठीक है। ये बन गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये एंगल, तो सिंपल हो गया था ये आर साइन थीटा बाई 2। ये लेंथ हो गया था आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। ये डिटेल में मैंने पूरा मजदूरी करके निकाला था। अब तुम्हें मैं दिखाता हूं इसका एमआर स्टार, डिस्प्लेसमेंट का एमआर स्टार। फील आएगा एकदम, गर्दा विजुअलाइजेशन ना जाए ना तो पूरी पैसा वापस बता देना कि सर वहां तो समझ आ गया था, अब फील हुआ है। देखना ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बोल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटा दो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर फाइनल पोजीशन ये रहा, हाँ ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन ये रहा, सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो आर है, तो आर माइनस आर जीरो होगा क्या? नहीं, डायरेक्शन तो अलग है, डायरेक्शन तो अलग है। बताओ, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया और भागता भागता, देखिएगा प्लीज ध्यान से, भागता भागता पार्टिकल भागता 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 यहां पहुंच गया, ठीक है। कितना एंगल ट्रेवल कर लिया? सर ये थीटा एंगल से इसकी पोजीशन वेक्टर घूम गया है। कितने एंगल से पोजीशन वेक्टर घूम गया? थीटा एंगल से। तो जितने एंगल से पोजीशन वेक्टर घूम जाता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर टर्म अलग है, ये बेटा सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चों को ये डाउट होता है सर लीनियर पाथ पे आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाला, और सर्कुलर मोशन में तो सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। नहीं बेटा, मान लो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा क्या? यहां पे इस पॉइंट से चल के यहां तक आया है, तो इसने डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ? तो सर आर्क लेंथ, ये अगर एंगल थीटा से घुमाए, रेडियस आर है तो आर इंटू थीटा, तो लीनियर डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया पार्टिकल। हाँ, लीनियर डिस्टेंस आर थीटा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन भी करते हैं, एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर। बड़ा आसान होता है, एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से घूम जाते हैं उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ये डॉटेड लाइन जो मैंने यहां पे बनाया है, जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर को लाइन से मिला देंगे, ये वाली जो टर्म है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में यही चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सर्कुलर मोशन में जो भी लीनियर टर्म होते हैं वो सारे होंगे। डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, स्पीड भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा, सब होगा, और उसके साथ साथ एंगुलर टर्म साथ साथ और ऐड हो जाएगा। इसलिए बच्चे को समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन मैं एकदम स्टेप बाय धीरे धीरे पहले फील कराऊंगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हर चैप्टर में आएगा, 12th के बहुत सारे चैप्टर में आएगा। तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ आनी जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए, क्या आपको ये समझ आया कि डिस्टेंस आर थीटा होगा? हाँ, ये तो पहले समझ आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, समझ आ गया था। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, ये समझ आ गया था। हाँ, अब सुनो, सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मैग्नीट्यूड बोलो आर, इनिशियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड बोलो आर, और दोनों के बीच में एंगल बोलो थीटा। तो दो ऐसे वेक्टर,
का सब्ट्रैक्शन, देख यहां पे माइनस किए हुए दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, उसका रिजल्टेंट बताओ। मैंने जब वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था तो एक जोरदार चीज पढ़ाई थी, 2r sin θ/2, एक ही लाइन में खत्म कहानी। ना मुझे θ/2 निकालना है ना तो बांटना है। सुनो, याद करो, क्या वेक्टर में जब मैंने वेक्टर एडिशन पढ़ाया था तो दो ऐसे वेक्टर का वेक्टर एडिशन जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है 2r sin cos θ/2, 2r cos θ/2। दो ऐसे वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो ऐसे वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, वो होता है 2r sin θ/2। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, बताओ, एकदम जोरदार। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन किधर होगा? इसकी तरफ, मतलब इस प्लेन ऑफ रोटेशन की तरफ होगा। अब दूसरी बात, सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये वेक्टर है क्या? हाँ, ये वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वेक्टर होता है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है सेंस ऑफ रोटेशन से, और किसी भी प्लेन में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके दो ही सेंस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं, है ना। और आपके सिलेबस में रोटेशन का प्लेन चेंज करना अलाउड नहीं है। हालांकि रोटेशन का प्लेन भी चेंज होता है जिसमें फिर कोरियोलिसिस फोर्स आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर इस XY प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो इसी में होता रहेगा। मैं रोटेशन का प्लेन चेंज करके दिखाऊं, देखो ये ऐसे रोटेशन हो रहा है, धीरे धीरे प्लेन चेंज करके मैंने ऐसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल रोटेशन हो गया। अब धीरे धीरे अब देखो प्लेन चेंज करके, ये अलाउड नहीं है। प्लेन चेंज करना अलाउड नहीं है। मतलब एक ही प्लेन में आप पार्टिकल को घुमा सकते हैं, सर्कुलर पाथ में एक ही प्लेन पे घुमा सकते हैं, प्लेन चेंज करना अलाउड नहीं। तो सर प्लेन चेंज करोगे नहीं तो डायरेक्शन किधर होगा? थीटा का। तो जो भी एंगुलर वर्ड के साथ जो भी चीज आती है ना, उसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो एक्सियल वेक्टर जो है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। कहां होगा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर? तो देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। सर लेकिन इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ कैसे आएगा? फील नहीं आया, फील दिलाता हूं, देख फील दिलाता हूं, एक करदा विजुअलाइजेशन, एकदम देख चमकेगा। ये कवर है, अब मैं इसके बोतल को खोलता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज खोलता हूं तो घूम के कहां जा रहा है? देख ऊपर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, देख, इसलिए इसकी डायरेक्शन को हमने ऊपर बोल दिया। और जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो देखो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो ना, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अंदर की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ऊपर की तरफ आता है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, फॉर एंटी क्लॉक मोशन, तो जो थीटा होगा वो अपवर्ड होगा, बाहर की तरफ, है ना। आउटवर्ड बोलना या अपवर्ड बोलना बढ़िया है। फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसका जो थीटा होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो आप सर्कुलर मोशन को, या सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर पैरामीटर होते हैं, उसका कंपेयर स्ट्रेट लाइन मोशन से कर सकते हो। सर स्ट्रेट लाइन मोशन से मतलब? तो स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने एक ही चीज बोला था कि ऑब्जेक्ट मान लो आगे जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है आगे जाते जाते अगर वो डायरेक्शन चेंज करना चाहता है तो इसी लाइन पे पीछे आना पड़ेगा, इसी लाइन पे आगे जाना पड़ेगा। कई बार बच्चा कहता है सर 1D मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। 1D मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज अलग तरह का होता है। उसमें क्या होता है कि 1D मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा, इसी लाइन पे रोक के फिर पीछे आएगा, ये 1D मोशन हुआ। और सर्कुलर मोशन के भी पैरामीटर को 1D से रिलेट कर सकते हो। कैसे? तो दो ही तरह का इसका सर्कुलर मोशन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सोचो, आराम से सोचो। या तो प्लेन चेंज कर नहीं सकते, तो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नहीं तो क्लॉकवाइज घूमेगा। दो ही फ्लेवर है इसके पास। जैसे 1D मोशन में दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो पार्टिकल, देखो बेटा बहुत एक्सपीरियंस है, चीजें बहुत आसान और सिस्टमैटिक वे में बता रहा हूं, देखना ध्यान से। स्ट्रेट लाइन मोशन में या तो पार्टिकल आगे जाएगा, नहीं तो पार्टिकल पीछे आएगा। उसी तरीके से यहां पे दो ही केस पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा तो थीटा होगा बाहर की तरफ, और क्लॉकवाइज होगा तो थीटा होगा अंदर की तरफ। बात खत्म। ये कहानी है। इतना फील आया कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो थीटा के बारे में बात किया। एक जोरदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह है तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और यह है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, सोच के आराम से।
इन सर्कुलर मोशन, ऑब्वियस सी बात है, इन सर्कुलर मोशन अगर तुम्हें फील आया हो तो तुम बता सकते हो थीटा हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। फील आया तो बता सकते हो जोरदार, और बिना फील के सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। भले ही तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जानते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी जानते हो 2r sin थीटा बाई 2, लेकिन जब तक फील नहीं आएगा तब तक इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो सुनो बेटा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा, मान लो यहां से रोटेशन शुरू किया और चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो ये जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिखा हो ना, वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। तो पार्टिकल जहां से चला वहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन बच्चा यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी 0 कर देता, नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। सर क्यों? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। तो वन रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सुनो, अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सुनो ध्यान से, यहां से थीटा एंगल ट्रेवल करना शुरू किया, मान लो ये रेडी ओरिजिन है, सेंटर है, यहां से थीटा एंगल ट्रेवल करना शुरू किया, तो कहीं यहां गया तो ये एंगल थीटा, किधर थीटा घूमा? एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन सर इनिशियल पोजीशन में फाइनल पोजीशन सेम हो गए, तो भी बेटा देखो, ये पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा था, फिर पीछे गया, फिर नीचे आया, फिर डायरेक्शन चेंज करके यहां गया, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल, इनिशियल पॉइंट जहां से चला था फाइनली पार्टिकल वहीं आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन रोटेशन के सेंस से देखोगे तो पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है हमेशा, डायरेक्शन तो उसने चेंज किया ही नहीं। जैसे स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ऐसे चलता रहे, जीवन भर ऐसे चलता रहे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो पाएगा। जीवन भर ऐसे चलता रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होगा। और अगर पार्टिकल जीवन भर एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहे, है ना, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। देखो ना, डायरेक्शन चेंज कहां हुआ? जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब तक रोटेशन के सेंस से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो अब जीवन भर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, जीवन भर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है। चलो, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होगा? सर 2r। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होगा? थीटा, आधा रोटेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन वेक्टर कितने से घूम गया। ये तुम्हारा सेंटर, ये इसकी पोजीशन वेक्टर थी, अब पोजीशन वेक्टर घूमते घूमते इधर आ गया, तो पोजीशन वेक्टर कितने से घूम गया? पाई से, 180 डिग्री से। ठीक है, अब पार्टिकल यहां पहुंचा ही था, यहां पहुंचा ही था, अब पार्टिकल रोटेशन ऐसे कंप्लीट ना करके इधर घूम के आया और यहां पहुंचा, इसी रेडियस में यहां आके पहुंच गया। तो बताओ, जहां से चला था फाइनली वहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बेटा 0। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पाई और क्लॉकवाइज में फिर से पाई, तो ये पाई बाहर की तरफ, ये पाई अंदर की तरफ, ये होगा बेटा प्लस पाई, बाहर की तरफ को प्लस बाल देते हैं डायरेक्शन के लिए, और अंदर की तरफ माइनस पाई, तो अब हो गया तुम्हारा टोटल 0। लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन में टोटल 0 नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोजीशन वेक्टर v है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर ऑलवेज पैरेलल टू रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बात मैंने यहां पे फील करा दी। मान लो इस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल जब चल रहा होगा, तो मान लो यहां पे पार्टिकल है तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई, पार्टिकल का यहां पे तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई, पार्टिकल का यहां पे तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई। ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन वेक्टर है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन वेक्टर है। ठीक है सर, ये सेंटर है तो ये रेडियस के लॉन्ग ही तो है पोजीशन वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर को ही तो पोजीशन वेक्टर हम बोल रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज पैरेलल टू द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर क्यों? क्योंकि आप सेंटर पे बैठ के यहां पे पोजीशन देखोगे तो इसी लाइन पे तो बनाओगे ना। देखो मैं यहां से बैठ के देखूं तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, यहां से इसकी पोजीशन इधर होगी, लेकिन मैं सेंटर पे बैठ के देखूंगा तो अवे फ्रॉम सेंटर ही तो होगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम सेंटर। दूसरी बात, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलेगा तो उसके भागने का जो डायरेक्शन होगा उसी को हम डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं।
जो भागता है, जिस लाइन पे भागता है उसी को हम डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं। मान लो पार्टिकल है तो किस तरफ जा रहा होगा, अपने टेंजेंट की तरफ। यहां पे पार्टिकल है तो किस तरफ जा रहा होगा, टेंजेंट की तरफ, 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 टेंजेंट की तरफ। ठीक है भाई, टेंजेंट की तरफ भाग रहा होगा। तो सर ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर, हाँ ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर, ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो रेडियस वेक्टर से हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो रेडियस वेक्टर से हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सर ऐसा कैसे, तो फील करिए इस बात को तभी आपको समझ आएगा। ये रेडियस सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को जो लाइन मिलाता है उसी को हम कहते हैं रेडियस, और इससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा, अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। तो ध्यान से पढ़ो, वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेडियस वेक्टर है उसका, सॉरी पोजीशन वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो जीरो आएगा। दिस इज नथिंग बट अ पोजीशन जो कि रेडियस के अलोंग होगा, और दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, वेलोसिटी रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, cos 90 होगा, हो जाएगा जीरो। cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। बताइए, बहुत अच्छे समझ आया ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। मान लो इस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है सर, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अच्छा लगा देख के सर। अब ये है वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया सर, और ये है वाई एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया सर। मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे, किसी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे सर, सेंटर से ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। मान लो किसी टी टाइम पे यहाँ पे एक्स एक्सिस हमेशा एंगल मेजर करते हैं, ये थीटा एंगल पे है, रेडियस है इसका, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आर है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं, किसमें लिखना चाहता हूं, वेक्टर फॉर्म में, तो इस पोजीशन वेक्टर का सेंटर से 0,0 से इस पोजीशन वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा सर, इसका एक्स कंपोनेंट जिधर हम एंगल लेते हैं उधर कॉस होता है, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा यहां से यहां तक, और वो हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से आर कॉस थीटा। इसको हम कह देते हैं इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और इस पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल आर साइन थीटा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो इस पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। और जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा रहा था तो यहां पे सर्कुलर पाथ के कंसेप्ट से मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है, सर्कुलर पाथ के कंसेप्ट से मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है। अब मैं इस पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट से अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो कि सर यहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालोगे तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा, और ये वाई कंपोनेंट हो गया, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये मैंने करके दिखाया है। तो फील करो सारी कंसेप्ट मिक्स हो गई कि नहीं हो गई, सारा कितना सिस्टमैटिक ढंग से एक जगह आके मिल गया। ये पोजीशन वेक्टर तो हमें पता है सर्कुलर पाथ होगा, तो अगर कोई ऐसा पोजीशन वेक्टर दिया हो और तुमसे पूछे पाथ कैसा है तो सर्कुलर, जहां पे अच्छा सॉरी ये आर स्क्वायर होगा, जहां पे ये जो आर है वो क्या बताएगा, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और एक और मजे की बात बताऊं, इस आर को डिफरेंशिएट करो, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, करो, इस आर को डिफरेंशिएट करो। तो आर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर माइनस आर साइन थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा आर कॉस थीटा जे कैप। अब ध्यान से इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो तो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर 0 आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, आई का आई के साथ लूंगा तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो क्या होगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन। इसका जे के साथ जे कर लोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, तो वो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। जो यहां पे मैंने मैथमेटिकली फील कराया है, क्या वो फिजिकली यहां पे आपको फील आया है? तो बताइए, मैथमेटिकली और फिजिकली जब मिल जाए उसी को कहते हैं अद्भुत एक्सप्लेनेशन। एकदम अद्भुत है कि नहीं, बताइए, अद्भुत। यहां पे मैंने मैथमेटिकली पोजीशन वेक्टर ले लिया, जो मैं आर आर चिल्ला रहा हूं पोजीशन वेक्टर आ रहा है,
आर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लिया तो पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई कंपोनेंट मिल गया, तो ये आर वेक्टर आ गया। इससे हमें पता चल गया कि अगर ऐसा पोजीशन वेक्टर है तो पक्की बात है ये सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर ये पोजीशन वेक्टर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर होगा, और इस वेलोसिटी और पोजीशन का अगर डॉट प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं तो जीरो आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, साफ पता चल रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो आ जाता है तो यही तो होता है, यही तो होता है। मजा आया कि नहीं है बताओ। अच्छा, एक और जोरदार सवाल। मान लीजिए, मतलब पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो बड़ी मजा आ रहा है पढ़ाने में, सच में, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। मतलब चीजें सिस्टमैटिक ढंग से ऐसी चल रही है ना कि सब चीज का एकदम चमक रहा है, चमक रहा है एकदम। ये वॉच है, वॉच का ये हो गया तुम्हारा आवर का सुई है ना, सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है मिनट का सुई, और सबसे बड़ा होता है तुम्हारा सेकंड का, है ना। इसको नाम देता हूं तो ABC, ABC, ये क्लॉक है। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, B एंड C इन 12 आवर। बताइए सर, ABC का 12 आवर में बता दो। सबसे पहले A का बताते हैं। A है तुम्हारा आवर हैंड, आवर हैंड मतलब घंटा बताने वाला सुई, उसका 12 घंटे में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा असल में वो 12 घंटे में तो एक रोटेशन कंप्लीट करता है। अबे भाई यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12। तो 12 बजे से लेके पूरा एक रोटेशन फिर 12 घंटे में कंप्लीट करता है। तो एक रोटेशन में कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, 2 पाई। ये हो गया, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलिए B का बताइए। तो V का मतलब मिनट हैंड है, मिनट हैंड है। देखिए आवर हैंड सबसे छोटा होता है ये भी मुझे बताना पड़ रहा है। मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो 1 घंटे में मिनट हैंड एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में 12 बार कंप्लीट होगा। तो सिंपल लिखेंगे 12 इंटू 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 24 पाई। अच्छा, C सेकेंड हैंड, वो सेकेंड हैंड नहीं, सेकेंड का घंटा सुई, सेकेंड का सुई। अब सुनना, 1 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, तो 60 मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट करेंगे, 60 बार। तो 60 मिनट मतलब एक रोटेशन में, 60 मिनट में एक रोटेशन मैंने क्या कह रहा हूं यार, सॉरी। ये जो सेकेंड वाला सुई है वो 1 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो 60 मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा, 60 मिनट में 60 रोटेशन कंप्लीट करेगा। सही बात है। तो 60 मिनट में 60 रोटेशन कंप्लीट किया, उसको हम 1 घंटा कहते हैं। 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। तो 1 घंटे में ये 60 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो 12 घंटे में कितनी करेगा, तो 60 रोटेशन मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा आंसर। एक रोटेशन में एंगल 2 पाई ट्रेवल करता है, इसीलिए ये लिखा है मैंने। समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, एक और सवाल जो नीट 2020 में था, जिसमें 90% बच्चे फेल कर गए थे। 90% बच्चे इसमें फेल क्यों कर गए थे, ऐसा क्या था उसमें? तो ऐसा क्या था समझिएगा थोड़ा ध्यान से, एकदम जोरदार तरीके से मैं बताता हूं। नीट 2020 में सवाल था। सवाल क्या था सुनिएगा, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन, इन पाई रोटेशन, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज पाई, ऑप्शन नंबर बी इज 2 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज 2 पाई, ऑप्शन नंबर डी इज पाई स्क्वायर। बताइए कौन सा आंसर होगा? पाई रोटेशन। पाई रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ पाई रोटेशन। तो इसको हम होमवर्क रहने देते हैं, जोरदार सवाल है, इसको मैं होमवर्क रहने देते हैं। आपको देखते हैं कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ऑप्शन भी दे दिया मैंने। अच्छा, 1 मिनट और मैं ढंग की बात बता दूं। लास्ट लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था सबका सही है, मतलब बहुत आसान था कि साइन थीटा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि मैन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पीछे ले रहा हूँ और मैन की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो उसका मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट तो और कम हो जाएगा। तो कभी भी एक्स एक्सिस में मैन का नेट वेलोसिटी 0 नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही जवाब था आपका। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी।
साहब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो पहली बात, चाहे जो भी वेलोसिटी हो, हम दो टाइम फ्रेम में इसको डिफाइन करेंगे। एक टाइम फ्रेम होगा इन टाइम टी, और दूसरा होगा एट टाइम टी। एट टाइम टी का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी थीटा बाई डी टी। आप कह सकते हैं कि दिस टर्म इज नथिंग बट स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। जहां डिफरेंशिएशन हो जाए वहां पे स्लोप आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही स्लोप बताता है। तो थीटा टी का टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। सर ये एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसी भी टी टाइम के इंटरवल में डिफाइंड होगा, है ना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और सर आपने एक एवरेज का ये भी टर्म बताया था ना कि जब आप एवरेज लिखते हो तो आप कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हाँ, होशियार हो रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो। यहाँ भी चिपका दिया वो फॉर्मूला यूनिवर्सल वाला, किसी का भी एवरेज निकालना हो तो उसी का इंटीग्रेशन कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम लगा देते। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब है, 200%। सर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा? यस, डायरेक्शन होगा। सर डायरेक्शन होगा तो ये वेक्टर होगा? हाँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर लेता है। सर अगर ये वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन होगा किधर? बेटा इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। और यहां भी वही सेंस ऑफ रोटेशन को हम कहते हैं, अगर क्लॉकवाइज मोशन है तो ये होगा अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन है, तो क्रॉस। हाँ, बहुत ही गलत जवाब। कभी कभी मेरा ध्यान ना भटक जाता है। क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इनवर्ड। मतलब आंटी है तो बाहर, आंटी बाहर, अंकल घर में। सीधा सा बात है, आंटी बाहर, जमाना ही ऐसा चल रहा है, आंटी बाहर अंकल घर में। आंटी क्लॉक मतलब बाहर, अंकल घर में, क्लॉक मतलब घर में। बात करते। अच्छा ठीक है, एक मिनट। सर ये जो ओमेगा है इसको आप कह रहे हो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन आप कह रहे हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए बाहर होगा, क्लॉकवाइज मोशन के लिए अंदर होगा, ये भी ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या होगा सर? एंगुलर स्पीड होगा क्या? तो बेटा अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम एंगुलर स्पीड कहते हैं। और खासकर ये इंस्टेंटेनियस के लिए तो वैलिड होगा, क्योंकि वहां भी आप जानते हो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए, एवरेज के लिए नहीं हो सकता क्या? नहीं, एवरेज के लिए तो अलग कहानी होगी। एवरेज के लिए तो हम एंगुलर डिस्टेंस टेबल करेंगे। एंगुलर डिस्टेंस आप इस वाले सवाल में अगर मेरे से पूछे कि सर इसमें एंगुलर डिस्टेंस क्या जवाब दोगे आप? इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपने जीरो दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो दिया था, है ना, यहां से चल के गया और वापस आ गया। इसमें एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा? एंगुलर डिस्टेंस का मतलब बिना डायरेक्शन के कितना एंगल ट्रेवल किया, तो होगा तुम्हारा 2π। एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो आप समझते हैं, एंगुलर वेलोसिटी तो आप समझते हैं। एंगुलर स्पीड क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही एंगुलर स्पीड कहते हैं। और यही जब कुछ ना लिखा हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही हम मानेंगे, तो यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि कांस्टेंट ओमेगा और वेरिएबल ओमेगा का फील क्या होगा। ओमेगा मतलब होता है हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग। सर ये तो बात आपने पहले नहीं बताई थी। अरे रामलाल, डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो है। रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा सर इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बताओ। इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। अच्छा सर इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा बेटा, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, टी का पावर -1, सेम एज फ्रीक्वेंसी। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का क्या मतलब है? हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग। तो सुनो ध्यान से, फील आएगा तुम्हें एकदम ही जोरदार तरीके से। मान लो पार्टिकल पहले यहां था
और टी टाइम में पार्टिकल इतना थीटा एंगल ट्रेवल करके यहाँ गया, अगले टी टाइम में पार्टिकल इतना ही एंगल ट्रेवल किया, अगले टी टाइम में पार्टिकल इतना एंगल ट्रेवल किया, अगले टी टाइम में इतना ही किया, अगले टी टाइम में इतना एंगल ट्रेवल 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 किया। हर टी टाइम में जो एंगल ट्रेवल कर रहा है वो सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है, एकदम सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है। तो ओमेगा को यहाँ पे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। सर एंगुलर स्पीड की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट है ही है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टाइम तो कांस्टेंट है और क्लॉकवाइज ही घूम रहा है लगातार, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ ही तो है ना बेटा इसका डायरेक्शन ओमेगा का, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए। देखो ना, अच्छा तुम्हें ये वाला ज्यादा दिख रहा होगा, मेरी गलती है बेटा। टी टाइम में एंगल थीटा चला, अगले टी टाइम में थीटा, अगले टी टाइम में थीटा, अगले टी टाइम में थीटा। और वेरिएबल एंगुलर स्पीड का फील ले लो थोड़ा। वेरिएबल एंगुलर स्पीड क्या होता है? तो वेरिएबल एंगुलर स्पीड होगा कि पहले 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 मान लो कि t इक्वल टू 0 पे है, पहले उसने थीटा चला, फिर थोड़ा सा बीटा चला, फिर गामा चला, फिर जीटा चला, पागल हो गया एकदम। ये टी टाइम में पहले थीटा एंगल चला, फिर अगले टी टाइम में वो बीटा एंगल चला, फिर अगले सेम टी टाइम में वो गामा एंगल चला। तो साहब गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन थीटा, मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे ओमेगा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओमेगा की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ओमेगा की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। समझ में आया कि नहीं आई ये बात? एकदम फील आई कि नहीं आई? फील इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट पता चल गया, ओमेगा क्या होता है ये पता चल गया, एवरेज पता चल गया, इंस्टेंटेनियस पता चल गया, बहुत बढ़िया। एंगल रोटेटेड बाय द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इन वन रोटेशन, बहुत बढ़िया सवाल लिखा मैंने, बहुत प्यारा सवाल। बच्चे जनरली गलती कर देते इसमें। चलिए एकदम फील के साथ पढ़ाता। एंगल रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इन वन रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल से घूम जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल से घूम जाएगा एक रोटेशन में? तो पहला ऑप्शन आपका है पाई, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है कांट से। स्क्रीन पॉज करके जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप जवाब दीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं बताता हूं। आप एक बार कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा बेटा। बताइए, एक बार कोशिश करिए अच्छे से। बताइए क्या होगा? तो बेटा ध्यान से देखिए, पार्टिकल मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। तो एंगल रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ। और जब यहां से आया एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर वो सेम सेंस ऑफ रोटेशन में सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन ट्रेवल किया है, लिख भी देता हूं, इन अ कंप्लीट एंगल रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इन वन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एक रोटेशन कंप्लीट किया है, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सिस के अलॉन्ग हुआ बाहर की तरफ, तो एंगल कहां ट्रेवल किया? वो एंगल कहां ट्रेवल किया? ये तो यही बात हो गई कि मान लो कि 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल चेंज किया, वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल चेंज किया। देखो मैं आगे भाग रहा, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर, मैं आगे भाग रहा 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 वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? मुझे ये फील करके बताओ, क्या वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं सर, वेलोसिटी वेक्टर तो आगे है, आगे है, आगे है, आगे। तो वेलोसिटी वेक्टर तो अपना डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा है, वेलोसिटी वेक्टर तो अपना डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा है। अच्छा भाई चल रहा हूं ना, मैं चल रहा हूं ना, वेलोसिटी वेक्टर आगे आगे आगे। अब यहां से पार्टिकल घूमना शुरू किया, उसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा बाहर की तरफ है। देखो मैं यहां पे करके दिखाता हूं, ये रहा। बता दो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किधर है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन, बता किधर है? सर हमारी तरफ। हाँ तुम्हारी तरफ है, और हमेशा तुम्हारी तरफ रहेगा। ओ कोई बात नहीं, बताओ क्या होगा? 0। तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि एंगल कितना चलेगा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर पहले वो देख लो कहां है, और वो कितने एंगल से घूमा है वो देखो। एंगल पार्टिकल कितना एंगल घूमा वो एक अलग चीज है,
एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल घुमा, अब समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तरीके अपने पास बहुत है बेटा, बहुत है ना, है ना। मतलब मास्टर को आजकल तुमने पता है क्या बना दिया है, मास्टर को बना दिया है डांसर। सर ये वाला डांस पसंद नहीं आ रहा, एक कहता है सर सर थोड़े ठुमके लगा के दिखाओ तब मजा आएगा, दूसरा कहता है नहीं सर थोड़े से हिप हॉप करके दिखाओ, दूसरा नहीं सर वो वाला दिखाओ सर, वो वाला, तो नहीं सर अंग्रेजी वाला डांस दिखाओ। मतलब अलग अलग शक्ल के बच्चे बैठे और हर का चॉइस अलग है, एकदम हर का चॉइस अलग है। बट तुम कभी मास्टर को सजेस्ट करने से पहले खुद नहीं सोचते हो कि मास्टर पहली बार पढ़ा रहा है क्या, तुम्हारे पास कौन खड़ा है उसको ये नहीं सोचते हो। कई बार मैं देखता हूँ बच्चा सजेस्ट करता है, देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस, मुझे इतना सजेशन देख के लगता है कि मैं तो बहुत ही मतलब कमज़ोर हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मेरा जीवन मतलब ये पिछले जो 10 साल में मैंने किए हैं वो सब खराब किया, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे सजेशन सुन के। सर यू शुड डू दिस, नो सर यू शुड डू दिस, अरे सर यू शुड डू दिस, बैगन की शक्ल के पढ़ ले। पढ़ने वाला बच्चा कभी सजेशन नहीं देता, और यहाँ पे जो खड़ा है ना वो देख ले कौन खड़ा है पहले, और देख इधर, अभी बता वेलोसिटी वेक्टर किधर है, बता तू बता एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किधर है, सर हमारी तरफ। अब देख, अब बता एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल से चेंज हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, अभी ऊपर की तरफ है, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 90 डिग्री चेंज हुआ है। अभी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारी तरफ है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा किधर होता है, एक्सिस की तरफ, तो अभी तुम्हारे तरफ एक्सिस है इसका, तुम्हारी तरफ है इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। अब ऐसे घूम गया तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री से घूम गया है। चलिए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए भी सेम उसी पैटर्न में सबसे पहले हम जाएंगे कि इसको दो टाइम फ्रेम में हम डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दो टाइम फ्रेम में डिफाइन करेंगे। एक होगा एट टाइम टी, एट टाइम टी में हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम अल्फा से डिफाइन करते हैं। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन ओमेगा की तरफ हो ये जरूरी नहीं है, ओमेगा के चेंज की तरफ होगा। अल्फा है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ हेल ये भी एक्सियल वेक्टर, इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। जिस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ दो ही पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, या तो बाहर की तरफ नहीं तो अंदर की तरफ, बड़ा आसान है सर्कुलर मोशन, या तो एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा बाहर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज में अल्फा अंदर की तरफ, है ना। अल्फा नहीं मैं बताता हूँ, चिंता मत करना, मैं बताता हूँ। देखो जब तुम कहते हो ओमेगा, तो ओमेगा होता है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ होगा, तो ओमेगा भी बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन डेल्टा थीटा के तरफ होता है। लेकिन अल्फा अलग चीज है, अल्फा तो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं। तो सर अल्फा किधर होगा, तो अल्फा है तो वेक्टर, क्लॉकवाइज मोशन के लिए अल्फा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे ऐसे सोचो, एक मोशन हो रहा, तुम देख के बता सकते हो, मैं ऐसे भाग रहा और मेरी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो मेरे भागने की रफ्तार बढ़ने से तुम्हें क्या पता चला कि मुझे आगे की तरफ कोई धक्का दे रहा होगा तभी तो रफ्तार बढ़ेगा, चाहे वो फ्रिक्शन दे, ग्राउंड दे, कुछ भी दे। मैं पहले ऐसे मरे से चल रहा था, देख मैं यहाँ था पहले, अब मैं मरे से चल रहा था, बाद में धीरे धीरे मेरी रफ्तार बढ़ गई। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। मान लो मैं यहाँ हूँ, पहले रफ्तार मेरी ज़्यादा थी, बाद में धीरे धीरे कम होने लगी, तो पक्की बात है रिटार्डेशन है, इसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम यहाँ पे होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ओमेगा तो होगा आपका बाहर की तरफ, और मान लीजिए अल्फा भी बाहर की तरफ है, तो पक्की बात है इसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। जिस तरीके से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ता है, उसी तरीके से एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन की बात कर रहा हूँ, ओमेगा है आपका बाहर की तरफ, लेकिन अल्फा है अंदर की तरफ, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंगुलर स्पीड इस केस में क्या हो, डिक्रीज कर जाएगा। फील आया अच्छे से, है ना? ठीक है सर।
ये एक्सियल वेक्टर होता है, डायरेक्शन इसका एक्सिस के लॉन्ग ही होता है। यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो ओमेगा बाहर की तरफ, लेकिन अल्फा अंदर की तरफ, तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट एंगुलर एक्सीलरेशन एवरेज की बात करें अगर मैं, इन टाइम टी मतलब एक टाइम इंटरवल में, मतलब 2 मिनट बाद अगर मैं देख रहा हूं तो अल्फा एवरेज का डेफिनेशन हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सर अल्फा एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अल्फा एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू डी टी डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 200% बड़े आराम से, 200% बड़े आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, ये जो अल्फा है डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि अल्फा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ। यस, एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एंगुलर एक्सीलरेशन को बताता है। सर इसका यूनिट बताओगे क्या? यस, इसका यूनिट होगा बेटा अल्फा का, ओमेगा क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा होता है तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और 1 सेकेंड नीचे भी है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी। बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी में स्प्रिंट है, ठीक कर देता हूँ। ओमेगा को क्या कह सकते हो सर, आप ओमेगा को कह सकते हो डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा को क्या कह सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, तो इसको मैं डी थीटा बाई डी टी रखूंगा, डी बाई डी टी बाहर रखता हूँ, इसको मैं डी थीटा बाई डी टी रखूँगा, डी थीटा बाई डी टी, तो ये बन जाएगा नथिंग बट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा सर ये अल्फा हो गया, क्या मैं अल्फा को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकता, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी तो होता ही था, इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दिया। इस डी थीटा को पीछे लेता हूँ, डी टी को आगे ले जाता हूँ, तो ये होगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा, तो अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। कंफ्यूज हो गए तो 4 लात मारूंगा खींच के। क्यों सर खींच के क्यों मारोगे, धीरे मार लेना। अरे बकलोल, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि सारी चीज़ें कितनी सिमेट्रिक है, ये लीनियर मोशन से आया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये देखो क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन होता है dv वेक्टर बाई dt, और इसी को हम लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को लिखते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, ऐसा तो हम लिखते ही हैं, तो ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया। देखिए फिर कितने आराम से आया है, कोई खास बात नहीं बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है सर, अल्फा तो समझ आ गया। अब आपने ओमेगा पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, अल्फा पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, ओमेगा अल्फा में रिलेशन पढ़ाया, हाँ पढ़ाया। इसमें सवाल कैसे बनते होंगे, जैसा वी और ए में बनता है करके दिखाऊंगा, वैसा ही सवाल इसमें बनेगा। अच्छा सर, लीनियर में जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा तो उसकी स्पीड भी तो कुछ होगी, हाँ उसकी स्पीड भी कुछ होगी, और उसका एंगुलर स्पीड भी होगा, हाँ। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में कुछ रिलेशन भी होता है क्या, हाँ होता है। वो रिलेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड इज ओमेगा एंड लीनियर स्पीड v। ऑब्जेक्ट के लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन होगा, तो देखिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, ये है तुम्हारा सेंटर, ये रेडियस, यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल चल के यहां पहुंचा। क्या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलते चलते, मतलब मोशन में रहते रहते, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है क्या? सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है सेंस ऑफ रोटेशन। 2 तरह के सेंस ऑफ रोटेशन होते हैं, क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। 2 तरह के सेंस ऑफ रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऑब्जेक्ट चलते चलते क्लॉकवाइज में चलते चलते एंटी क्लॉकवाइज में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। सर ऐसा क्यों? देखो मान लो ये क्लॉकवाइज चल रहा, क्लॉकवाइज ही तो चल रहा, ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज चल रहा, इसको एंटी क्लॉकवाइज में ले जा, तू खुद एक्सपेरिमेंट कर घर पे, क्लॉकवाइज में घुमा दे और कोशिश कर एंटी क्लॉकवाइज में ले जाने का, कर, सब समझ आ जाएगा। ले लेना, कुछ भी बांध ले, छोटा सा कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है ना, बांध ले रस्सी में और घुमा उसको। कैसे घुमा? क्लॉकवाइज में, चल घुमा, उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा। अब एक बार क्लॉकवाइज में घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज में ले जाने की कोशिश कर, क्या करेगा?
पहले इसको रोकेगा फिर ले जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्जेक्ट चलते चलते, एंटी क्लॉकवाइज में चलते चलते क्या क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट कर सकता है मोशन में रहते रहते? नहीं। क्या करोगे, पहले इसकी मोशन खत्म करोगे, रुकेगा फिर दूसरा मोशन स्टार्ट होगा। मतलब डायरेक्शन चेंज करना इतना आसान नहीं है ना, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करना इतना आसान नहीं है। रेस्ट में आने के बाद ही सेंस ऑफ रोटेशन चेंज होता है। फील आया कि नहीं आया? ठीक है सर। तो सेंस ऑफ रोटेशन तो चेंज होगा नहीं, मतलब मैं यही मानूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चल गया, हाँ यहां से यहां तक चल गया है, मोशन कर रहा है, मान लो यहां से यहां तक चल गया है। P से Q के बीच में मैं मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर Q पे ये रहेगा, तो एंगल जो ट्रेवल करेगा हो गया थीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस इज नथिंग बट r इंटू थीटा। ये डिस्टेंस बिटवीन P Q। सर डिस्टेंस क्यों लिख रहा हूं बेटा? डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना आर्क लेंथ लिखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना आर्क लेंथ लिखा है, आर्क लेंथ। ठीक है सर, पी क्यू का जो आर्क लेंथ होगा वो क्या होगा? आर इंटू थीटा होगा। ठीक है सर, तो ये डिस्टेंस है, हाँ ये डिस्टेंस है, इसको एस लिख लेते हैं, एस बराबर आर थीटा, एस बराबर आर थीटा। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये होगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? मैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं निकाल रहा, मैं यहां से तक डिस्टेंस लिखा हूं। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है ना। बिना डायरेक्शन के मैं स्पीड लिख रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। ना तो मैं यहां पे डायरेक्शन की बात किया, ना तो यहां पे डायरेक्शन की बात किया, क्योंकि मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, आर्क लेंथ। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ओमेगा। तो इसकी भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये होगा तुम्हारा एंगुलर स्पीड। तो एक चीज यहां पे अच्छे से समझना, कि v बराबर आर ओमेगा जो हम लिखते हैं वो ये लीनियर स्पीड होता है और ये एंगुलर स्पीड होता है। इसमें वेलोसिटी वेक्टर हमने नहीं लाया है, हम डायरेक्शन इसकी देख ही नहीं रहे, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे, हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा, स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसको सेंस ऑफ रोटेशन से कैसे देख सकते हो? मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो अभी पार्टिकल यहाँ पे, उसके बाद पार्टिकल कुछ यहाँ पे आया, फिर पार्टिकल यहाँ पे आया, फिर पार्टिकल कहीं यहाँ पे आया। तो पार्टिकल पहले 0 से टाइम t हो रहा, मान लो 2t हो रहा, मान लो टाइम 3t हो रहा है ना, यहाँ से टाइम मेजर किया, ये t टाइम, फिर ये टोटल 2t टाइम, ये टोटल 3t टाइम, मतलब tt टाइम का गैप है। ये एंगल थीटा चला, रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है, तो अगर t टाइम में कांस्टेंट एंगल थीटा चला, फिर कांस्टेंट एंगल थीटा चला, फिर कांस्टेंट एंगल थीटा चला, तो डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट हो जाएगा आर थीटा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में कभी रेडियस चेंज नहीं हो कर सकते। सर्कुलर पाथ में कभी रेडियस चेंज नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि एक ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें रेडियस लगातार बढ़ रहा है, तो सर्कुलर मोशन रह ही नहीं पाएगा ना, उसको तो फिर हेलिकल मोशन कहेंगे। और हम हेलिकल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। और जब तक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब सर्कल पे है, उसकी रेडियस वेक्टर क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उसकी रेडियस वेक्टर कांस्टेंट होगी। तो हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, जहाँ पे v क्या है? स्पीड, और ओमेगा स्पीड। अगर मैं कहूँ कि ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, और v कांस्टेंट होगा मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, तो अभी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस इक्वल रेडियस, तो एंगल भी कांस्टेंट। मतलब देखो कितने सिस्टमैटिक तरीके से दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट, v इज स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। बड़े आराम से, ध्यान से और प्यार से, बहुत प्यार से, आराम से, प्यार से, ध्यान से सोच के बताओ ये क्या है। तो यहां पे मेजॉरिटी बच्चे गलती कर देते हैं, कहते हैं सर यही तो एक्सेलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट का हमने चेंज नहीं निकाला था, हमने डिस्टेंस का चेंज निकाला, तो इसलिए डिस्टेंस का चेंज स्पीड होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। और स्पीड में अगर चेंज देख रहे हैं हम, डायरेक्शंस में मतलब नहीं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड देख रहे हैं कि सरकमफ्रेंस पे पार्टिकल कितने रफ्तार से भाग रहा है,
क्योंकि डायरेक्शन हम चेंज कर ही नहीं सकते, इसका ऐसे भाग रहा है ना, मतलब डायरेक्शन का मतलब सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन का मतलब सेंस ऑफ रोटेशन, ऐसे भाग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम में, ये इक्वल डिस्टेंस, फिर इक्वल डिस्टेंस, फिर अनइक्वल डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो पहले टी टाइम मान लो इतना चला, फिर यहां से दूसरे टी टाइम इतना चला, फिर तीसरे टी टाइम इतना चला, तो ये तो एक ही लाइन में चल रहा है ना, एक ही लाइन में चल रहा है ना। तो मैं तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड देखना चाह रहा हूं बस। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड कभी भी एक्सीलरेशन नहीं होता, वो होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कि टेंजेंट की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या है, तो इसी को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर, और डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा अल्फा। सर इसको अल्फा कैसे कह रहे हो? ओमेगा की डायरेक्शन, तो ओमेगा की डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है। सर कैसे नहीं होती है? ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज में होता है बाहर की तरफ, और क्लॉकवाइज में होता है अंदर की तरफ। तो अचानक से ओमेगा बाहर से अंदर तो नहीं जा सकता, पहले रुकेगा, और रुक गया तो ओमेगा जीरो, फिर दूसरी तरफ स्टार्ट होगा। तो उस ओमेगा में मैं डायरेक्शन चेंज की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की चेंज की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप कहते हैं कि आर टी इज इक्वल टू होता है, सॉरी ए टी इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, जहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन नहीं है। कई रामलाल टाइप किताबों में लिख देते हैं कि ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा नहीं होता है। वो रोटेशनल मोशन में जब कोई प्लेन में किसी दूसरे तरीके के कर्व पे ऑब्जेक्ट चलता है ना, वो कहानी अलग होती है। सर्कुलर पाथ पे बच्चा 50% सवाल इसी वजह से नहीं कर पाता है, वो समझता है ए बराबर आर अल्फा, और फिर वो अटका रहता है। ए बराबर आर अल्फा इज अ रॉन्ग रिलेशन, ये नहीं होता। होता है सही रिलेशन, होता है सर्कुलर पाथ पे ए टी बराबर आर अल्फा, जहां पे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन और ए टी है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए टी क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए था मुझे। अब सर्कुलर मोशन के सवाल मुश्किल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन कई तरह के हो जाते हैं। सिंपल, ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, जो कि टेंजेंट की तरफ होगा, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट की तरफ होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मोशन की तरफ होता है, फील कराया था मैंने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये होता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल, जो कि मोशन से परपेंडिकुलर होगा, तो मोशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, याद कराया था मैंने। वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन में कितने तरह के एक्सीलरेशन हो जाते हैं? 4 तरह के, ए टी, ए सी और अल्फा। अब तुमसे कह रहा कि फाइंड एक्सीलरेशन, तो तुम इनमें से कौन सा एक्सीलरेशन बताओगे? बताओ, आंसर टिक करके बताओ, कौन सा बताओगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, मजा आए। कौन सी एक्सीलरेशन है ये? कौन सी एक्सीलरेशन? फाइंड एक्सीलरेशन। सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, तुमसे बोलेगा फाइंड एक्सीलरेशन, तो कौन सा बताओगे? सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, लिखा हुआ है फाइंड एक्सीलरेशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। कितने लोगों का सही होता है देखते हैं, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो कई बच्चे अलग अलग बताते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ए। सर लेकिन सर्कुलर पाथ का एक्सीलरेशन तो अल्फा होता है। नहीं बेटा, सर्कुलर पाथ का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है। इसका नाम एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। देयर इज अ डिफरेंस। There is a huge difference. There is a huge difference between acceleration and angular acceleration. बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, सेम कैसे हो जाएगी? तो तुमसे एक्सीलरेशन पूछे तो एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन होता है। बताओ चमका कि नहीं चमका? ये सारी बातें कहीं किताबों में और कोई मास्टर नहीं पढ़ता। ये फील करने वाली बात है बेटा। अगर वो पूछ रहा है एक्सीलरेशन, ये फील करने वाली बात भी नहीं है। कई सारी बातें फील करने वाली होती है, और कई सारी बातें तो ऐसा होता है जो सवाल सॉल्व कर करके समझ आता है, फीलिंग से नहीं आता। 500 सवाल सॉल्व करोगे तब जाके फील आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो तुमसे बोलेगा ना एक्सीलरेशन तो मतलब ये एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन, ये ए बताओगे। तुमसे अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पूछना होगा तो लिखेगा अल्फा, चिंता मत करो। अगर तुमसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखा होगा तो लिखेगा एसीएटी। अब इन चारों में कुछ रिलेशन होता है क्या? हाँ, क्या रिलेशन होता है? तो सुनना ध्यान से। जो एसी होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, एसी जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, मैं ये ड्राइव कराऊंगा बेटा। और ये जो एटी होता है
AT को हम कहते हैं R अल्फा, इस AT को हम कहते हैं R अल्फा। तो इसमें और इसमें रिलेशन होता है, इसमें और वेलोसिटी में रिलेशन होता है। और नेट एक्सीलरेशन आप जानते हो कि वेलोसिटी की तरफ हो जाएगा आपका AT, मैं ये दिखाऊंगा, सर्कुलर मोशन में दिखाऊंगा वैसे। और वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ AC। तो AT और AC का वेक्टर सम नेट रिजल्टेंट ही एक्सीलरेशन कहलाता है। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट AT वेलोसिटी की तरफ और AC वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब सेंटर की तरफ रेडियस वेक्टर के लॉन्ग, इन दोनों का वेक्टर सम मतलब सीधा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ऐसे ही ऐड करते हैं AT प्लस AC का होल स्क्वायर। तो इस दोनों में सॉरी इन तीनों में रिलेशन है रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर बराबर A। और AT और अल्फा में रिलेशन होता है, AT बराबर R अल्फा, और AT होता है V स्क्वायर भी R। ये तीन रिलेशन है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, है ना, और वो भी मैं आपको फील दिलाऊंगा। नेक्स्ट, जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सवाल इन स्ट्रेट लाइन की बात करूं या 2D की बात करूं, आप जानते हैं कि 2D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा ही होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपने डिफाइन किया हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन। किस तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन साहब? किस तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन? कैसा इक्वेशन ऑफ मोशन? सर इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला, v बराबर u प्लस AT। हाँ अच्छा, और कैसा इक्वेशन ऑफ मोशन? तो सर s वेक्टर बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन है वैसे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, s nth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। चाहता तो मैं PPT बना के ला सकता था, सब लिखा लिखाया, लेकिन वो फील नहीं आता बेटा। PPT बहुत ही बेकार चीज़ है ऑनलाइन एजुकेशन का। मैं देखो ये समझने की कोशिश करो कि मैं मान लो पहले से लिख के ले आया और मैं उसको देख के पढ़ दूंगा, तो घर पे ही पढ़ लेता, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं छपेगा। जब मैं एक एक चीज़ लिखता जाऊंगा ना तो तुम्हारे दिमाग में दिखाई देगा कि हाँ ये सर लिख रहे हैं, ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं। देखो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं u प्लस v/2 हो जाता है, ठीक है, u प्लस v/2 हो जाता है। अच्छा आपको याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस? हाँ सर u स्क्वायर बाई 2a होता है। अच्छा तुम्हें याद है रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी? हाँ रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी में हमने पढ़ा था मैक्सिमम वेलोसिटी होता है अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट का भी पढ़ा था हमने, हाफ अल्फा। पढ़ा नहीं रहा बेटा, मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसी को याद दिला रहा हूँ। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि 1D मोशन का जो पैरामीटर्स है, जो कंसेप्ट है, वही सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। 1D मोशन में ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चलेगा, डायरेक्शन चेंज करना है तो रुकेगा, फिर पीछे भागेगा। सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट एक ही सेंस में घूमता रहेगा, दूसरे सेंस में घूमने के लिए रुक के फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। देखिए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, हमेशा नहीं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? तो बताइए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? सिमिलरली इसका सिनोनिम्स लिख दो। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, ये लिख दो। कोई ड्राइव भी करोगे तो उसी तरीके से ड्राइव होगा। तो कैसे ड्राइव होगा? देखो मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, इसको यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा इधर डी टी, इंटीग्रेट कर दो तो ये ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, अल्फा इंटीग्रेशन के बाद यहाँ डी टी बचेगा, यही तो इक्वेशन आएगा। टोटल थीटा क्या हो जाएगा? तो ओमेगा इनिशियल इंटू टी, देखो ये u मतलब इनिशियल ओमेगा, टी में टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये एंगुलर पैरामीटर्स के बीच का इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंगुलर पैरामीटर्स के बीच का इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा साहब फाइनल एंगुलर स्पीड का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड का होल स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। एग्जैक्टली सिमेट्रिक है चीज एकदम। थीटा nth, थीटा इन nth सेकेंड मतलब 4th सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल किया है? सिंपल, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। सेम तरीके से सारा आ जाएगा। ओमेगा एवरेज इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा बाई 2 लिख सकते हैं, बट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सही होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर बटा 2 अल्फा। सर इसका सिग्निफिकेंस बताओ क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लो ओमेगा से चल रहा था, कांस्टेंट ओमेगा से लगातार चल रहा है, किसी भी तरीके से मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगा के उसमें अल्फा एंगुलर रिटार्डेशन दिया। जब मैं अल्फा एंगुलर रिटार्डेशन दूंगा तो धीरे धीरे उसकी एंगुलर स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली वो रुक जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। चलो देखो यहाँ पे ये इधर आ गया, देखो
क्या है कि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से पार्टिकल चल रहा है। अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड चल रहा हो तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0, और अल्फा 0 हो जाएगा तो ये सब हम पढ़ेंगे नहीं। हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के लिए, जहां पे अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलो पहले दिखाता हूं मैं कि कांस्टेंट ओमेगा से पार्टिकल चल रहा था। जैसे कांस्टेंट ओमेगा से पार्टिकल चल रहा था, अचानक से ब्रेक लगाया, जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, रिटार्डेशन मैंने प्रोड्यूस किया, अल्फा एंगुलर रिटार्डेशन, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और रुक जाएगा। एकदम सिमेट्रिक होता है मोशन। जैसे मैं मान लो कि कार लेके जा रहा था, आराम से कार लेके जा रहा था, फिर मैंने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन पैदा लिया। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन पैदा लिया। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन पैदा लिया, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि स्पीड कम होगा। उसी तरीके से मान लो ओमेगा क्लॉकवाइज है और मैंने अल्फा एंटी क्लॉकवाइज दिया, तो धीरे धीरे चल के वो रुक जाएगा। तो कितना एंगल चल के रुकेगा, ये है, इसको कहेंगे हम स्टॉपिंग एंगल। स्टॉपिंग एंगल। लेकिन सारी चीजें कब वैलिड है, जब अल्फा कांस्टेंट है तभी वैलिड है। अच्छा, रेस्ट टू रेस्ट का भी जर्नी होता है। मान लो रेस्ट से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, एंगुलर एक्सेलरेशन, देन बीटा एंगुलर रिटार्डेशन। सर ये एंगुलर रिटार्डेशन क्या रे भाई, ओमेगा से अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है उसी को एंगुलर रिटार्डेशन कहेंगे। टी टाइम में रुक गया तो इसका टोटल एंगल कितना चलेगा, हाफ अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। बेटा आप ड्रॉपर में आ गए हो, कम से कम सिमेट्रिसिटी देखने की कोशिश करो। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि सर कंसेप्ट सेम, सवाल सेम, सिर्फ नाम अलग हो गया, रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। सिर्फ यहाँ पे हम सेम चीज को, जैसे यहाँ पे टाइम को तो टाइम बोल रहे हैं, ए को अल्फा बोल रहे हैं, एस को थीटा बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट सेम, इक्वेशन सेम, क्वेश्चन सेम। क्या चेंज होगा, तो सिर्फ चेंज होगा एक छोटी सी चीज, नाम, नोमेनक्लेचर, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सर अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो जैसे एक्सीलरेशन वेरिएबल था उसका माइंड मैप बनाया था, एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा उसका माइंड मैप बना देता हूं। जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तूने थीटा पढ़ा, फिर तूने ओमेगा पढ़ा, फिर तूने अल्फा पढ़ा। आगे जाने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा, ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा का डिफरेंशिएशन करूंगा, अल्फा मिलेगा, अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मैं नाली में गिर जाऊंगा। इधर से इधर निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी बराबर डेल्टा ओमेगा। फिर इससे यहां तक जाना है तो ओमेगा का इंटीग्रेशन करूंगा, ये मुझे डेल्टा थीटा देगा। इंटीग्रेशन दो टाइम लिमिट के बीच होता है, इसलिए हमेशा वो चेंज बताता है, और डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। यहाँ पे अल्फा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा किसका फंक्शन है, इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा किसका फंक्शन। ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ाई है आपको, और यहाँ पे इतने मुश्किल सवाल आते ही नहीं। ऐसा नहीं कर सर फिर तो सर जो आपने स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने 6 क्लास में पढ़ा था 6 क्लास यहाँ भी लगाया, नहीं, इसमें ऐसे कोई सवाल नहीं आता। ये तो बस सिमेट्रिसिटी, इसलिए मैंने सारे आपको कंसेप्ट समझा। इसमें बहुत छोटे छोटे से सवाल आते हैं, बहुत छोटे छोटे से। इसमें थीटा दे देगा, टी स्क्वायर प्लस 2t डिफरेंशिएट करके ओमेगा निकालो, बस, और कोई भी इसमें खास बात नहीं है। सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, चिंता मत करिए, इसमें कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला टाइप है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सर, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, राइट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी, क्या कांस्टेंट होता है साहब, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आप अपने किताबों में या पुराने नोट्स में चेक कर सकते हैं, उसमें एक चीज लिखा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन यूनिफॉर्मिटी का वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं।
लीनियर मोशन तब यूनिफॉर्म होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। बेटा बहुत मुश्किल से अच्छे से पढ़ाया था। मोशन और वेलोसिटी एक दूसरे का सिनोनिम्स है। मोशन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। हम मोशन की यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी से देखते हैं। समझ में आ गया? मोशन की बात होगी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। मोशन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात देखूंगा तो सर्कुलर मोशन तभी यूनिफॉर्म होगा जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। ये कंसेप्ट है, लेकिन किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अच्छी किताब में लिखा हुआ है, आपको 90% किताबों में ये लिखा होगा, या नोट्स तुम लास्ट ईयर के चेक करोगे तो ये लिखा होगा कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा। सर ऐसा क्यों? क्या सारी किताब गलत लिख रही है? आप ही सही पढ़ाते हो, आप ही तिस्मार खान समझ रहे हो अपने आप को। ऐसा क्यों? जो किताब लिखा है सब सही लिखा है सर, गलत थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन उस सही लिखने में और सही होने में थोड़ा सा जो फर्क है वो तुम समझ गए तो तुम्हें एकदम अद्भुत एक्सप्लेनेशन, अद्भुत चीज यहां पे दिखाई देगा। अब मैं समझाता हूं। सर्कुलर मोशन, पानी पी लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। हाँ सर ठीक है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा। सर कैसे? अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है। इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है सर, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है। अब सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ओमेगा से क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अब कांस्टेंट ओमेगा से क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स हो गई आपकी तरफ और इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए रुकना पड़ेगा। अगर कोई अब आदमी तुमसे ये कहे बेटा इसको फील कर लोगे तो सर्कुलर मोशन समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। मैंने तुमसे बोल दिया ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, एक लाइन पे ही चलेगा विद कांस्टेंट स्पीड। देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? देखो बेटा मैं पेन ले रहा हूं कुछ अच्छा चीज सिखाने के लिए। मैं चाहता तो मैं गोली मार मतलब गोली मारना मतलब कंसेप्ट को फालतू में इतना एलोबरेट ना करके एंगुलर स्पीड कांस्टेंट लेके आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं तुम्हें फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, सही चीज पढ़ाने की कोशिश करो तो सही चीज समझो। समझना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ही पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? यहां पे सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो तो लीनियर वेलोसिटी की बात होगी। देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? बताओ क्या कहोगे? मस्ट बी कांस्टेंट। आंसर होगा आपका मस्ट बी कांस्टेंट, पक्का कांस्टेंट ही होगा। सर कैसे? मान लो मैं एक लाइन पे ही चल सकता, डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकता, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी नहीं? नहीं सर, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लाइन पे ही चलना है। हाँ सर पीछे आ सकते हो, लेकिन एक ही लाइन पे ही चलना है आपको, लाइन पे पीछे आ सकते हो। अब सेम रफ्तार से भागते भागते मैं अपनी डायरेक्शन पीछे कर ही नहीं सकता, रुकना पड़ेगा, रफ्तार कम करनी पड़ेगी। अगर कांस्टेंट ओमेगा से रेट ऑफ चेंज इन एंगल फिक्स है, कांस्टेंट ओमेगा, ये धीरे नहीं हो सकता, तो क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलता रहेगा। तो असल में कंसेप्ट ये है कि एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका डायरेक्शन और ओमेगा सेम है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट ही होगा। और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन दो ही है, या तो एंटी क्लॉक नहीं तो क्लॉकवाइज। इसीलिए ये बोल के निकल जाते हैं कि अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यही लिख के निकल जाते हैं। बस बढ़िया, मजे आ गए साहब। सही है, लेकिन समझने की कोशिश करो कितना सही है और कैसे सही है। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि आप प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज कर नहीं सकते। एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। समझ आ गया? ठीक। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा? सर ये भी कांस्टेंट होगा। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा? स्पीड मतलब चलने की रफ्तार, वो भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेरिएबल है। क्यों वेलोसिटी वेरिएबल है? वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा।
ये देखिए, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, ये 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 इधर है, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। और बेटा अगर वेलोसिटी चेंज है तो मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं बोला, सिर्फ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। तो कहोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an example of non uniform motion। भाई साहब तोते उड़ गए एकदम, पक्का ये मास्टर आज पागल हो गया है, मास्टर पागल होके पढ़ा रहा है आज क्या पढ़ा रहा है खुद ही नहीं समझ रहा, कभी बोल रहा है यूनिफॉर्म, कभी बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म देखो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी तुमसे पूछेगा कि बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरह के मोशन का एग्जांपल है, लिखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वही दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू स्पीड, इसमें लिखते हैं स्पीड, वेलोसिटी नहीं लिखते हैं। मास कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन मोमेंटम हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। साहब पीएचडी करा दिया तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किताबों में सिर्फ ये लिखा होता है, नोट्स में जाकर देखना, तुम्हें ये लिखा होगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तुम्हें मैं 20 चीजें बताऊंगा, 10-12 चीजें बताऊंगा, कंसेप्चुअली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा कांस्टेंट, तो अल्फा क्या होगा? 0। अरे हाँ सर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होता है। तो सर एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होता है मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन है ही नहीं, ना कांस्टेंट ना वेरिएबल, नहीं। ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा 0। और सर अगर अल्फा 0 तो इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा? कुछ नहीं होगा इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे, क्या करेंगे? अल्फा तो 0 है, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या ही लगाएंगे? ना इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूसीएम, ले इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूसीएम अल्फा 0, फिर ओमेगा किसी भी इंस्टेंट पे इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। एक ही इक्वेशन बनेगा, ओमेगा बराबर थीटा टी, बस कांस्टेंट, एक ही इक्वेशन बनेगा, दूसरा कोई इक्वेशन ही नहीं है। अल्फा 0 है बाबा, अल्फा 0 है। स्पीड कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। वो एक्सीलरेशन अगर एक्सीलरेशन अगर है तो आया कैसे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो 0 है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो जो डायरेक्शन चेंज करता है वो कौन होता है? एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, सेंट्रीपिटल वाला। वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड 0 हो जाएगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो वर्क डन 0। सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। तो क्या फोर्स नहीं लग रहा होता? फोर्स लगता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं फोर्स। मोमेंटम चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फोर्स लग रहा है। फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन उस फोर्स की वजह से वर्क 0 हो रहा है। और हम जानते हैं कि पावर होता है बेटा, पावर होता है, अगर तुम नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लोगे, लेकिन ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, और फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा तो पावर डिलीवर्ड हो जाएगा 0। और वैसे पावर का दूसरा फॉर्मूला भी जानते हो, वर्क अपॉन टाइम। वर्क 0 है तो पावर 0, वर्क 0 है तो पावर 0। तो कितनी चीजें बताई मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या क्या बताई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा ही तो अल्फा था। ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा 0, ओमेगा कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट तो एट ही 0। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी स्पीड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ है, और डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ इसलिए। ये एक इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। रेट ऑफ
चेंज वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पार्ट पे जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर इसमें डेरिवेशन किस चीज़ का करना है? इस चीज़ में डेरिवेशन ये करना है मुझे कि मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट होगा। ये रेडियस वेक्टर, ये सेंटर, ये आर, रेडियस वेक्टर के मतलब पोजीशन वेक्टर के से परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर बाद पार्टिकल जब यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। हाँ, भागने की रफ्तार कांस्टेंट है, अरे ये मेरे लाल, भागने की रफ्तार कांस्टेंट है, v रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा, स्पीड कांस्टेंट तो v होगा, डायरेक्शन इस तरफ है। अब इसका डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर बोलो तो इसका स्पीड v होगा, डायरेक्शन इस तरफ है। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या अलग है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट कैसे है? सर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से डिफरेंट है, डायरेक्शन की वजह से डिफरेंट है, सही बात है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो स्पीड v, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो स्पीड v, और मान लो थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा? थीटा का। सर कैसे? थीटा का एंगल तो इस रेडियस के बीच बना है, मैं फील कराता हूँ। ये देखो, ऐसे देखो, हाँ ऐसे देखो, ये है मान लो तुम्हारा ये थर्मामीटर है, फीवर का मौसम चल रहा है ना आजकल। ये देखो, ये रेडियस है, ठीक है सर, ये रेडियस वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर परपेंडिकुलर होगा। अब ये जितना एंगल रेडियस घूमेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रेडियस है, रेडियस जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से घूमेगा वेलोसिटी वेक्टर उतना ही एंगल तो इधर घूम गया। देखो ये ऐसे है, ऐसे घूमा, समझ नहीं आया? नहीं आया सर, कोई बात नहीं, ऐसे समझो, ये सर्कुलर बात है। अभी रेडियस इधर, रेडियस इधर मतलब पोजीशन इधर, वेलोसिटी इधर, हाँ सर ये ठीक है, ये ठीक है। अब मैं इसको 90 डिग्री से घुमा देता हूँ, तो बताओ अगर ये रेडियस 90 डिग्री से घूम के हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। अब बताओ अगर ये रेडियस ऐसे हो गया तो वेलोसिटी कहाँ गई? पीछे। तो ये इसके साथ चिपका हुआ है, 90 डिग्री पे ही रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर उठता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्टिकल से थीटा ऐसे घूमा है, क्योंकि इसके बीच का एंगल तो 90 रहेगा ना यार, फील करने वाली बात है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जितने एंगल से रेडियस वेक्टर घुमा है उतने एंगल से वेलोसिटी वेक्टर घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ये तेरा रेडियस, ये वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इधर है, ऊपर है, रेडियस इधर है। अगर रेडियस घूम के इधर आ गया तो इससे परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऊपर से पीछे आ गया तो कितने का एंगल बना बता? 90 का। ये पहले इधर था, इधर से एक्स एक्सिस थीटा ऐसे घुमाया तो ये यहां था, अब इससे थीटा ये इधर घूम जाएगा, यहां से थीटा ऐसे घूमेगा, ये एंगल थीटा हो गया। तो सर इसमें 80 तो जीरो है ना, 80 तो जीरो है ना, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ 80 जीरो है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं रख रहा, जिधर चल रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुआ है। हाँ तो एक्सेलरेशन जो आएगा, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं, एवरेज, क्योंकि यहां से यहां तक मान लो टी टाइम लगाया जाने में, तो टोटल टाइम इंटरवल टी हो गया जिसमें टोटल एंगल थीटा चला है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आएगा, क्योंकि 80 जीरो है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, चलने की रफ्तार चेंज ही नहीं हो रही। तो आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें 80 जीरो होता है, इसीलिए हम ए और ए सी बराबर लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो ए सी जीरो होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ए सी जीरो है तो ए और ए टी बराबर लिखते हैं। यहाँ पे 80 जीरो है तो ए और ए सी बराबर लिख सकते हैं। तो पूछेगा ये, तुम ए सी निकाल दोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब होगा क्या, तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, इसको हटा दो, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन एवरेज बराबर एसी एवरेज। मैं जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हें फील होता रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा केस है जिसमें 80 जीरो होता है, इसलिए ए और ये दोनों बराबर होगा।
अब ये रहा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब ये जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड। दिस इज नथिंग बट, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट समझाया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। क्यों भाई? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है v, डायरेक्शन ही तो उनके बीच का एंगल है। तो बताओ, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच का डायरेक्शन थीटा हो, तो उनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 2v sin θ/2 और डिवाइडेड बाई टाइम। यहां से यहां तक कितने रफ्तार से गया है? v रफ्तार से गया है। तो टाइम को क्या लिख सकता हूं मैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां तक डिस्टेंस बताओ क्या है? r θ। तो आप लिख सकते हो 2v sin θ/2 डिवाइडेड बाई टाइम को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया r θ डिवाइडेड बाई v, डिस्टेंस हो गया r θ डिवाइडेड बाई v। अब यही पे सिंप्लीफाई करते हैं, v को उधर ले जाएंगे तो ये v क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। तो आप लिखेंगे AC एवरेज इज इक्वल टू v, ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2v स्क्वायर। देखो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखा है मैंने, चेंज इन स्पीड नहीं लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी ही लिखा है। ऐसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लिखा है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर sin θ/2 डिवाइडेड बाई r θ। एक काम करूं बेटा, मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 को नीचे लिख दूं। लिखने दो 2 को नीचे ले। सर नीचे कैसे लिख सकते हो? एकदम नीचे चला जाएगा। हाँ, तो एकदम नीचे लिख लेता हूँ। आधे से ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है, सर ये यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई, यहाँ ऊपर में था ना, तो इसको मैं नीचे के नीचे ले जा सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। सर ऐसे लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या आप बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। बार बार याद दिला रहा मैं तुम्हें, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो AT 0 होगा। ये आया तुम्हारा v स्क्वायर बाई आर इंटू साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। ऐसा तो नहीं आया था सर, ये तो ऐसा आया था, दोनों सेम है वे। मैं इसको थीटू को किस लिए नीचे ले गया? ताकि मैं ये पैटर्न तुम्हें याद करा सकूं। एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एवरेज कई बार बच्चे पढ़ते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर पढ़ा के एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, उसको खुश कर दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा v स्क्वायर बाई आर साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। मैं तुम्हें 6 चैप्टर में अलग अलग चीजें इसी से निकाल के दिखाऊंगा। कुछ भी होगा सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर पाथ पे चाहे चार्ज पार्टिकल चल रहा या ऑब्जेक्ट चल रहा, उसका फोर्स निकालो या मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालो। अभी नहीं समझा पाऊंगा मैं, लेकिन मैं तुम्हें आगे चल के ऐसी चीज दिखाऊंगा ना कि तुम बोलोगे कि सर क्या है ये, मतलब फिजिक्स को ऐसा क्यों बना दिया। मैं तुम्हें 6 अलग अलग चैप्टर में 6 अलग अलग चीज का रिजल्ट यही दिखा दूंगा, सेम एकदम सेम। लेकिन अभी तक के लिए इसको देखो ध्यान से, v स्क्वायर बाई आर इंटू साइन θ/2 बटा θ/2, मतलब एवरेज टर्म है तुम्हारा साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। अगर तुम बात करोगे इंस्टेंटेनियस की तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मतलब थीटा 0 नहीं, थीटा बहुत छोटा है, तो ये जो तुम्हारा एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन में थीटा को 0 कर दूं तो थीटा मतलब थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो v स्क्वायर बाई आर साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2 हो जाएगा 1। कैसे मैं बताता हूं, देखो बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, 0 नहीं है, बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा अगर थीटा है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था आपको, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं। तो थीटा और ये थीटा पहले से था अकेले, तो ये क्या हो जाएगा 1। सर यहाँ तो θ/2 है ना, तो 2 आना चाहिए। नहीं बेटा, ऊपर में देखो क्या है, साइन θ/2, नीचे क्या है, θ/2। अगर थीटा स्मॉल हुआ, थीटा अगर बहुत स्मॉल हुआ तो साइन θ/2 बनेगा θ/2 बटा नीचे θ/2, तो कट के क्या आएगा 1, कट के क्या आएगा 1। मतलब अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन θ/2 बटा θ/2 1 हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका देखो क्या आ गया, v स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर बाई आर तुम्हारा इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और उसमें एक एवरेज टर्म आ जाता है साइन θ/2 बटा θ/2। एवरेज टर्म आ जाएगा साइन θ/2 बटा θ/2। एवरेज टर्म क्या जाएगा बेटा, एवरेज टर्म, एवरेज टर्म। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, AC इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर बाई आर, और AT तुम कह रहे हो कि 0 है। UCM की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पक्की बात है जो एक्सेलरेशन होगा वही तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो होगा v²। ये तो आपने एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। अब एक्सेलरेशन होगा किधर? तो सर ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा, स्पीड नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यहाँ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ होता है। ये v, ये v, ये v, ये v। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है कि कांस्टेंट है? बच्चे गलती से कह देते हैं सर सेंटर की तरफ हमेशा है तो कांस्टेंट हो गया। नहीं बेटा, यहाँ पे जब डायरेक्शन सेंस बनाएंगे, ये ईस्ट वेस्ट, ओहो हो, नॉर्थ वेस्ट साउथ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो किधर है सर? वेस्ट की तरफ। अभी किधर है? साउथ की तरफ। अभी किधर है? ईस्ट की तरफ। अभी किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो यही तो डायरेक्शन सेंस हमेशा सेंटर की तरफ है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तभी तो सेंटर की तरफ रह पा रहा है। हमें देखो ना किधर है? पीछे है, नीचे है, आगे है, ऊपर है। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। ये कहना गलत नहीं, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन हमेशा सेंटर की तरफ रहने के लिए, अभी भी सेंटर की तरफ जाने के लिए पीछे होना पड़ेगा, अभी सेंटर की तरफ जाने के लिए नीचे होना पड़ेगा। बट डायरेक्शन इज वेरिएबल, बट डायरेक्शन इज वेरिएबल। मतलब आप कह सकते हो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने से नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आप यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे जो बड़े बड़े को समझने में पानी निकल जाता है। UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से। मतलब आप कह रहे हो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है साहब। लेकिन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है v²r। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो यहाँ पे इसको जब v को लिखेंगे आप r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर बटा r। तो ये हो जाएगा r से r कटेगा, ओमेगा स्क्वायर r। और ओमेगा बेटा आप लिख सकते हो कांस्टेंट है, तो ये इसको आप लिख सकते हो θ/t, या सॉरी θ/t कैसे लिख दिया मैंने? हाँ ओमेगा को सही तो लिखा है, हाँ ओमेगा को सही तो लिखा है। ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2π/t, टोटल एंगल ट्रेवल 2t, और t इज अ टाइम पीरियड। t इज नथिंग बट टाइम पीरियड। हाँ ये लिख सकते हो। तो इसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4π² t² इंटू r। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड। तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी होता है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 1/t को f कह सकते हो, तो यहाँ पे f² ऊपर हो जाएगा, तो 4π² f² r। तो भाई साहब ये भयंकर फॉर्मूला निकल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल, वेलोसिटी दिया हो तो v²r लिखेंगे, या ओमेगा² भी लिख सकते हैं, या 4π² f² भी लिख सकते हैं। कई बार पूछते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। आज मैंने आपको डिटेल में क्या पढ़ा है? मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिकल पैरामीटर बनाए हैं और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए हैं। मेजर न्यूमेरिकल मैं कल को पढ़ाऊंगा एक सर्कुलर मोशन के। बहुत सारे न्यूमेरिकल है वैसे मेरे पास, मैं लिख के लाया था, ऐसी बात नहीं। देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे गए। चलिए एक सवाल कर लेते, चलिए एक छोटा सवाल कर लेते हैं। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी की तरफ होगा टेंजेंट की तरफ, एक्सीलरेशन की तरफ सेंटर की तरफ। ठीक है बेटा। वैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल करेंगे और फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके भी सवाल करेंगे। ठीक है बेटा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।